तो थंबनेल देखकर फिर से मेरे जाल में आ गए तुम। कोई नहीं, अब ये वीडियो देखकर तुम एकदम मंत्र मुक्त हो जाओगे और फिर सारी मोह माया भूलकर तुम्हें असल सुख प्राप्त होगा। समझ में आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। मैंने पता नहीं ये क्या बोल दिया। बस ये समझ लो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। सो आज का जो एनिमे है वो है एक लड़के की जर्नी पर, जिसमें कई सारी वो वाली चीजें भी होती हैं, लेकिन बखूबी के साथ ये जो सीख हमें सिखाता है, कसम से मजा आ जाएगा। सो इस पीक एनिमे का नाम है गोल्डन बॉय। पीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेडी हो? चलो स्टार्ट करते। साथी साथी साथी, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है किंतारो उए, और ये एक 25 साल का लड़का है जो कि टोक्यो के एक लॉ कॉलेज से ड्रॉप आउट है, और ये बस अपनी बाइसाइकिल लेकर एक शहर से दूसरे शहर घूमता है, और ये अपनी लाइफ को भी ना काफी पॉजिटिव तरीके से लेता है। चाहे इसकी लाइफ में कुछ भी हो, अच्छी चीज या बुरी, ये उन सबको एक सीख की तरह लेता है। एंड हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, ये बंदा बहुत ही बड़ा बकचोद है, और उससे भी बड़ा ठरकी। हम देखते हैं कि तारो को, जो अपनी बाइसाइकिल पर जा रहा था एक कंपनी के पास पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने, तभी एक स्पोर्ट्स कार आकर उसे टक्कर मार देती है, और उसमें से फिर एक हॉट सी लड़की निकल कर आती है, जिसे देखकर उसकी लार टपकने लगती है, और उसने उसे गलती से टक्कर मार दी थी, इसलिए वो उसे उसकी साइकिल वगैरह ठीक कराने के लिए 1 मिलियन येन देती है। अब किंतारो की मौज लग गई थी। अब वो बाईसाइकिल जहाँ से ठीक कराता है वहां का ओनर उससे पैसे ही नहीं लेता। अब तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं उस ओनर से वसूली करने, क्योंकि उसने उनके पैसे लिए थे और उस पर अभी पैसे नहीं थे, तो वो फिर उसे धमकाने लगते हैं। और तभी जब हम किंतारो को देखते हैं, वो एकदम सीरियस हो जाता है और उन्हें घूरते हुए उनके पास आया था, और ऐसा लग रहा था कि आज तो भाई ये इन्हें कुत्ता बना देगा मार मार कर। लेकिन वो साइड की गली में मुड़कर घुस जाता है। आई मीन ये वाला सीन तुमने मीम्स और रील्स में जरूर देखा होगा इसी एनिमे का। अब गली में छुप कर वो उन वसूलने वालों की बातें सुन रहा था और उसे लिख रहा था अपनी डायरी में, यानी कि वो इससे भी कुछ सीख रहा था। उसके बाद वो जाता है एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी थी, एंड कोइंसिडेंटली उस कंपनी की जो प्रेसिडेंट थी वो वही लड़की थी जिसे उसने उड़ा दिया था। उसके बाद वो उसका टेस्ट लेते हैं, लेकिन उसे सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आता था, बिल्कुल मेरी तरह और उसे एडवांस कोडिंग लैंग्वेज आती ही नहीं थी, तो वो उसे वहां से निकाल रही होती है। लेकिन वो कहाँ जाने वाला था, उसे तो यहाँ पर मजा आ रहा था इतनी सारी लड़कियों के बीच में रहने पर, इसलिए फिर वो वहां पर रहकर सफाई वगैरह, चाय कॉफी बनाने का काम करता। और ऐसा नहीं है, वो वहां पर भी चीजें सबकी देख रहा था और सबको एनालाइज कर रहा था, लेकिन इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कर रहा था। जैसे वो टॉयलेट जाता है साफ करने, तो वो सोचता है कि यार इधर तो हमारी वो प्रेसिडेंट भी बैठती होगी, और फिर वो साला अपना मुंह उस सीट पर लगाने लगता है उसे फील करने के लिए, और तभी एकदम से वहां बटन दब जाता है और पानी निकलने लगता है, फिर वो उसे कुल्ला भी करने लगता है, और ये करते हुए प्रेसिडेंट पीछे से उसे देख लेती है। फिर वो जैसे तैसे उससे माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉकर रूम में जाकर किसी की पहन लेता है, ये बोलकर कि इसमें भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। कहीं वहां लड़कियां आ जाती हैं और उसे फिर लॉकर में ही छुपना पड़ता है। अब उसके बाद जब वो सारी की सारी लड़कियां वहां से जाती हैं, तब वो बाहर निकलता है। वो देखता है कि रात हो चुकी थी और सब के सब घर जा चुके थे, तो वो नोटिस करता है कि जो प्रेसिडेंट का कंप्यूटर है ना, वो चल रहा था। वो सोचता है यार लाइट कितनी वेस्ट हो रही है। वो जाता है और कंप्यूटर बंद कर देता है, पीछे से प्लग व्लग निकाल कर। अब उसके बाद जब प्रेसिडेंट वहां आती है, तो वो पूछती है ये किसने बंद किया कंप्यूटर, और इसे लग रहा था कि अब प्रेसिडेंट इन्हें इनाम देगी, तो ये बोलता है हाँ हमने करा भाई। और भाई वो एक कैच कर इसमें घुसड़ लगाती है और उसे कहती है साले इसमें मेरी प्रोग्रामिंग चल रही थी, पता भी हमें एक प्रोजेक्ट मिला था अमेरिका से, हम उस पर 3 महीने से काम कर रहे थे, कल मुझे वो पूरा प्रोग्राम दिखाना था, तुम्हारी वजह से वो सब का सब उड़ गया। अब वो उसे माफी मांगने लगता है। प्रेसिडेंट कहती है अब तुम यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी तुम शुरू से ही मुझे एक फरेबी लग रहे थे, तुमने मेरी गाड़ी से भी टक्कर इसलिए करी थी ना ताकि तुम्हें वो 1 मिलियन येन मिल सके, जाओ अब तुम्हारी जिंदगी तो उससे बनी जाएगी। वो कहता है वो सब तो मैंने उड़ा दिया। अब ये सुनकर उसे और गुस्सा आता है और वो गुस्से में थूकती है, जिसे वो साला मुंह खोल के कैच भी कर लेता है। भाई साहब ये क्या बंदा है मैन। अब एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग ओवर टाइम करके जैसे तैसे वो प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किंतारो ने वो प्रोग्राम पूरा बना दिया, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, और वो भी उनसे भी अच्छा। वो ये सब देखकर हैरान हो जाते कि ये साला उसने ये इतनी जल्दी कैसे सीख लिया सब कुछ। अब प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाती है और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। अब फिर वो जाती है किंतारो से मिलने, जो कि
नीचे सफाई कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो जब तक वहां पर पहुंचती है तब तक किंतारो वहां से जा चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो साइकिल ठीक करने वाला बंदा आता है किंतारो से ही मिलने, और फिर वहां प्रेसिडेंट से बात करके उसे भी पता चलता है कि किंतारो ने वो 1 मिलियन येन जो थे वो उसने साइकिल वाले को दे दिए थे क्योंकि इसे कर्ज चुकाना था अपना। और अब ये सुनकर वो और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि जिसे वो जानता भी नहीं था उसे उसने 1 मिलियन येन दे दिए। प्रेसिडेंट एकदम फुल इंप्रेस हो जाती है और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकलती है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन किंतारो निकल चुका था अपने अगले लेसन के लिए। उसने यहाँ इस कंपनी में काम करके बहुत सारा एक्सपीरियंस पाया और बहुत सारी चीजें सीखी, और इसीलिए अब वो आगे जा रहा था। तो किंतारो का यही है कि वो एक जगह रुकता है थोड़ी दिन, वहां से चीजें सीखता है और फिर अगली जगह को चलता है जहां से वो और नई चीजें सीख सके। इसे क्योंकि अलग अलग चीजें बस सीखते जानी है। और हाँ, गोल्डन बॉय इसलिए भी इसे कहते हैं क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। ये किसी भी चीज में बहुत ही जल्दी ढल जाता है एंड कुछ ही वक्त में उसे मास्टर कर लेता है। और इसीलिए इसने अपना कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि उसने कॉलेज के खत्म होने से पहले ही उधर के सारे जो भी सब्जेक्ट्स थे वो सब मास्टर कर लिए थे। अब वो अगले शहर पहुंचता है जहां वो एक पॉलिटिशियन के घर काम कर रहा था, उनके इलेक्शन में उनकी मदद करा रहा था, रैली वगैरह करने में। अब उस पॉलिटिशियन के घर उसे उसकी बेटी दिखती है जो कि काफी खूबसूरत थी और उसका नाम था नाओको। अब इसके बाद वो पॉलिटिशियन के घर बहाने से जाता है कि वो उसके घर का काम करेगा, बट एक्चुअली में उसे उसकी बेटी से मिलना था। अब वो टॉयलेट वहां पर साफ कर रहा था और पता नहीं यार क्या इसका ऑब्सेशन है टॉयलेट से। ये सोचता है यार नाओको भी तो इधर ही बैठती होगी, और फिर वो वहां पर अपना मुंह लगाने लगता है। तो वो देखता है कि पीछे नाओको खड़ी थी और गलती से उसका मुंह उसके अंदर ही चला जाता है और फिर वो अपने मुंह को साफ वाफ करने लगता है। फिर नाओको जो थी वो अपने कमरे में ले जाती है उसका मुंह पोंछने के लिए, और फिर तभी नाओको उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है और वो उसके सामने ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे वो उसे पसंद करती है। लेकिन फिर हमें असलियत पता चलती है कि नाओको जो है वो सिर्फ उसे फंसाना चाह रही है। उसे इन सब चीजों में मजा आता है और वो ऐसे ही लड़कों को टीज करती है और किंतारो बस उसका एक नया शिकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे ऐसे ही टीज करे जा रही थी, कभी उसके ऊपर जानबूझकर गिर जाती ऐसी पोजीशन में कि उसके जो संतरे हैं वो उसके हाथों पर टच हो जाए और उन्हें फील करके वो उसे और ज्यादा सेड्यूस कर रही थी। उसके बाद वो उसे अपने घर में भी बुलाती है रात में, जहां वो उसके पास बैठकर उसे कहती है उसकी मदद कराने में, पढ़ने में। और ऐसे ही रोज चल रहा था। वो दिन में उसके बाप के लिए इलेक्शन के लिए काम कर रहा था और रात में यहाँ आकर नाओको की मदद कर रहा था। अब एक दिन नाओको की नजर उसकी डायरी पर पड़ती है जो हमेशा वो अपने साथ रखता था, और फिर वो उसे चुरा लेती है। रात में वो उसकी डायरी पढ़ती है और उसे पता है कि नाओको जो है वो उसके सामने एक्टिंग कर रही है बिकॉज शी हैज अ डैडी इशू, और बस वो उसके साथ प्ले अलोंग कर रहा है क्योंकि उसे भी मजा आ रहा है। अब ये देखकर नाओको को गुस्सा आ जाता है कि साला अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं इसके साथ मजे ले रही हूँ, लेकिन ये साला तो उल्टा ही मेरे साथ मजे ले रहा है। और इसीलिए फिर वो जब अगली रात उसे मिलने के लिए आता तो वो आराम से खड़ी थी, वो कैंची लेती है, अपने कपड़े काट लेती है उससे और उसके बाद आराम से उसके हाथों में कैंची पकड़ा देती है। वो पकड़ भी लेता है और फिर सांस लेकर अंदर चीखती है। तब उसके पापा वगैरह और बाकी सब उसके कमरे में आ जाते हैं। फिर वो उनसे जाकर बोलती है कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, और तब जाकर इस किंतारो को समझ में आता है कि क्या करना चाह रही थी, और तब वो कैंची को छोड़ता है। अब नाओको को लग रहा था कि अब तो ये गया, अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर हम देखते हैं जो किंतारो था वो नाओको को खींचता है अपने पास और उसे किस करता है और फिर उसके बाप से कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं नाओको से प्यार करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद उसका बाप और बाकी सब उसे पकड़ कर धुनते हैं सही से कि तेरी ये जरूरत कि तू मेरी बेटी से प्यार करेगा। अब नाओको ये देखकर पूरा शौक हो जाती है कि इसने एक्सक्यूज क्यों नहीं बनाया कुछ कि ये मुझे फंसा रही थी। शायद उसने इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी ताकि दूसरों को ये ना पता चल जाए कि मैं ऐसी घटिया हरकतें कर रही थी उसे फंसाने के लिए। और अब बस इसी गिल्ट के मारे फिर नाओको बीच में आ जाती है और फिर वो उन्हें सब कुछ सच बताती है कि इसमें सारी गलती मेरी है। किंतारो जो जख्मी पड़ा हुआ था वो कहता है मुझे लगा था तुम थोड़ी जल्दी मुझे बचाने के लिए आओगी। यानी कि भाई देख रहे हो बंदे में दिमाग तो है। उसे पता था कि अगर इस सिचुएशन में उसने एक्सक्यूज बनाया तो भाई वो फिर भी पिटेगा ही पिटेगा। कम से कम ये करने के बाद वो बच तो पाया। और उसने एक और चीज करी, उसने नाओकी की भी थिंकिंग चेंज कर दी और इसी वजह से वो भी अब एक बेहतर इंसान बन गई है। एंड देन फिर वो वहां से भी निकल जाता है अपने अगले लेसन के लिए। और जो नाओको का बाप था ना पॉलिटिशियन,
जब उसका बंदा उससे पूछता है कि सर आप इसे जाने दे रहे हो, तो वो कहता है हाँ, क्योंकि उस सिचुएशन में भी इस बंदे ने कोई एक्सक्यूज वगैरह नहीं बनाया, बल्कि सारी चीज ठोकर अपनी छाती पर ली। ऐसे हिम्मत वाले बंदे कम ही दिखते हैं इस दुनिया में। अब हम देखते हैं केंतारो एक दूसरे शहर पहुंच जाता है जहां वो एक नूडल शॉप पर काम कर रहा था, और जिनकी वो नूडल शॉप थी उन्हीं की फैमिली के साथ वो अभी रह भी रहा था। जिनकी फैमिली में एक पति था, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी जिसका नाम था नोरिको। अब क्या था कि जो नोरिको के पापा थे उन्हें कुछ दिनों पहले एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया था जिससे उनके हाथ में लग गई थी, और उसी टाइम के दौरान किंतारो इधर आ गया था। तो अभी किंतारो इनकी जगह पर रहकर यहाँ नूडल्स बना रहा है जब तक ये सही नहीं हो जाते, और इसके लिए तो वैसे भी ये एक नया एक्सपीरियंस है, तो इसके तो वैसे भी मजे ही हैं। तभी हम देखते हैं कि शॉप पर एक बंदा आता है जिसका नाम है कोगुरे, जिसने एक्चुअली में मदद भी करी थी नोरिको के पापा की। जब वो गाड़ी से ठुक गए थे तो वही उन्हें रोड से उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कोगुने था वो नोरिको को पसंद करता था, और फिर वो उसे अपनी शिप पर भी ले जाता है जहाँ वो उसे अपनी फीलिंग्स भी बताता है और उसे प्रपोज भी करता है उसे शादी करने के लिए। एंड देन फिर वो दोनों वहाँ पर किस भी करते। तो यहाँ ये दोनों काफी क्लोज आ रहे थे। अब जो नोरिको थी उसने अभी उसकी मैरिज का प्रपोजल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसके साथ तो ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, तो उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए था। अब अगले दिन हम देखते हैं किंतारो घूम रहा था रोड पर, और तभी उसे वहां दिखता है कोगुरे, और उसके साथ एक बंदी भी थी जो उसे चिपक कर खड़ी थी। अब उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसका पीछा करता है। वो एक गाड़ी में बैठा हुआ था और वो भी बिल्कुल गाड़ी के साइड में जाकर उनकी बातें सुन रहा था। और फिर हमें वहां पता चलता है जो ये कोगुरे है वो एक नंबर का हरामी है। ये जो लड़की है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर नोरिको के बाप को उड़वाया था, और उसके बाद फिर उसने उसे बचाने का नाटक किया ताकि वो उसकी फैमिली के क्लोज आ सके। एक्चुअली में उसका गोल है कि वो नोरिको की जो वो शॉप की जमीन है ना उससे हड़पना चाहता है, ताकि वहां पर वो अपना एक नया क्लब खोल सके। और वो बस यही सोच रहा है कि नोरिको को अपने पास लाए, उससे फिर शादी कर ले और फिर इनकी जमीन हड़प कर नोरिको को डाइवोर्स दे दे। अब ये जानने के बाद जो किंतारो था ना वो पता है क्या करता है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सामने खड़ा होता है और उन्हें बता देता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, लेकिन फिर वो उसके सामने झुककर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम नोरिको और उसकी फैमिली को प्लीज छोड़ दो, क्योंकि वो लोग काफी सीधे हैं और तुम उनकी जिंदगी प्लीज मत तबाह करो। लेकिन वो इतना शरीफ आदमी नहीं था, वो उसमें लाते बजाता और उसका मुंह तोड़ देता है और उसे कहता है अगर तूने किसी को बताया तो तुझे तो मैं मार दूंगा। अब अगले दिन वो मुंह सुझाए खड़ा था और उसने एक और लेसन सीख लिया था कि भाई अगर कोई बात पता चल जाए तो ऐसे कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हम देखते हैं जो नोरिको थी वो डेट पर जा रही थी और जो किंतारो था वो समझ जाता है, इसीलिए फिर वो एक गुड्डे में छुपकर वहां उनके पास पहुंच जाता है। और वहां पर जो कोगुरे था वो नोरिको को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे टच वगैरह कर रहा था, बट ये साइड में आ जाता है। अब जो कोगुरे था वो उसके बटन खोल रहा था, वो हाथ डालता है बटन बंद कर देता है, वो फिर खोलता है तो फिर बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो सोचता है कि नहीं भाई अब नहीं छोड़ूंगा और इसे ही खींच कर उसे किस कर देता है। अब उसकी आंखें खुली नहीं थी क्योंकि वो इंटेंस किस कर रहा था उसे, और उसके बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और ड्रिलर की तरह इसके मुंह के अंदर जीप चला देता है। अब उसके बाद जैसे तैसे किंतारो तो पीछे हट जाता है, गुड्डे में छिप जाता है और कोगुरो को पता नहीं था कि उसने उसे किस करा है। उसे तो लग रहा था कि उसने नोरिको को किस करा है। अब वो देखता है तो नोरिको बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई है, वो हैरान हो जाता है यार इसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर वो घर चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किंतारो को नोरिको बताती है कि कोगुरो ने उसे प्रपोज किया था और वो सोच रही है उसे हाँ करने का, क्योंकि वो भी उसे काफी लाइक करती है। अब इसके बाद नोरिको उसे उसका जवाब देने के लिए जाती है। तभी वो देखती है तो वहाँ शिप खड़ी हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है ब्रिज पर जहाँ पर 3 लोग खड़े थे, और हम देखते हैं कि वहां पर कोगु ने अपनी बंदी के साथ खड़ा था और वहां पर फिर से आ गया था किंतारो, और फिर से वो झुककर रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज तुम नोरिको को छोड़ दो, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करने लगी है और उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा अगर उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला, इसलिए तुम खुद ही उससे दूर चले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां चुपके से खड़े होकर सब कुछ नोरिको सुन लेती है। अब इसके बाद किंतारो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भाग कर जाता है और कोगुनो की गर्लफ्रेंड से चिपक जाता है और कहता है अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कोगुनो से इसे इंट्रोड्यूस करा रहा था। क्यों कोगुनो? अब तुम यहाँ पर समझे कि क्यों किंतारो ने
यहाँ पर ऐसा किया। क्यों कोगुने का उसने पूरा भांडा नहीं फोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि नोरिको उसे सच्चा प्यार करती है और उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे काफी ज्यादा हर्ट होता, इसलिए सिर्फ उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो इसीलिए वो ये कर रहा था। लेकिन नोरिको को सब पता चल ही गया था पहले ही, इसलिए वो रोते हुए वहां से जाने लगती है। अब केंतारो भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी कोगुरो उसे पकड़ लेता है गुस्से में और मारने वाला होता है। लेकिन अब केंतारो गुस्से में था, वो उसका हमला डॉज करता और उसके एक कस कर घुसड़ लगाकर उसे नॉकआउट कर देता है। अब उसकी सच्चाई पता चलने के बाद जो नोरिको थी वो काफी टूट जाती है, लेकिन कम से कम ये तो था कि चीजें और बदतर नहीं हुई उनकी फैमिली के लिए। और अब हम देखते हैं कि नोरिको के पापा सही हो गए थे और इसीलिए अब केंतारो वहां से जा रहा था, इसलिए फिर वो उससे मिलने भी आता है उसके कमरे में। अब नोरिको उसे सामने से दिखा रही थी कि वो अब ठीक है और बिल्कुल भी दुखी नहीं है, लेकिन असल बात ये थी कि अब उसे केंतारो के लिए फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि उसने इतना कुछ किया सिर्फ उसके लिए ताकि उसे हर्ट ना हो। लेकिन वो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो केंतारो को उसकी जर्नी के बीच में रोके। और वैसे भी केंतारो उसके लिए सेम फील नहीं करता है, वो उसका एक काफी अच्छा दोस्त है लेकिन प्यार नहीं करता है उससे। और फिर हम देखते हैं कि केंतारो निकल पड़ता है अपने अगले लेसन के लिए, और बस ऐसे ही चलता रहता है इस एनिमे में। आगे वो ऐसी और नई चीजों का एक्सपीरियंस करता है, उनसे सीखता है और हमें भी सिखाता है। एंड कसम से भाई एक और इसके आगे ना एपिसोड आता है जिसमें एक बाइकर लड़की होती है जो साली मतलब टर्न ऑन उसका होता है बाइक से, मतलब बाइक के साथ ही वो करती थी। भाई बहुत ही वाइल्ड है ये आगे एनिमे, तुम खुद जाकर एक्सपीरियंस करना, मजा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स है इस एनिमे को लेकर, एंड इसमें तुम्हें सबसे तगड़ा सीन कौन सा लगा। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि अगली वीडियो किस एनिमे या टॉपिक पर। और अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो इन पर क्लिक करो यार जल्दी। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।